नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 85648096906608971523864455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल .सर्विसेज है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @स्टडी फॉर सिविल्स है। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। और मैं एसके त्रिपाठी आज आप सभी के साथ जो हमारी डेली करंट अफेयर्स न्यूज एनालिसिस की सीरीज है उसको यहाँ पर बाइलिंगुअल मैनर में कंटिन्यू करूंगा, कवर करूंगा। और जैसा कि आप लोग स्क्रीन में देख पा रहे होंगे कि ये जो आर्टिकल्स हैं गवर्नमेंट की जो लीडिंग वेबसाइट्स हैं और जो लीडिंग न्यूज़पेपर्स है वहां से कलेक्ट किए जाते हैं, फिर आप लोगों को यहाँ पर उपलब्ध कराए जाते हैं, जो आप लोगों के लिए स्पेशली फॉर यूपीएससी, सीएससी और उसके साथ ही जो आपके स्टेट पीसीएस के एग्जामिनेशन होते हैं उनके लिए प्रीलिम्स और मेंस दोनों ही पर्सपेक्टिव में बहुत ही ज्यादा लाभदायी सिद्ध होगी। तो आप लोग इस सीरीज को सतत रूप से देखें और इसका महत्तम लाभ भी अर्जित करें। साथ ही दोस्तों, अगर आपने इस वीडियो में 10,000 लाइक्स का टारगेट कंप्लीट किया तो आप लोगों को इस वीडियो की पीडीएफ फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे टेलीग्राम के चैनल पर उपलब्ध कराई जाएगी। आप लोग इसके लिए हमारा टेलीग्राम का चैनल जरूर ज्वाइन करें, जिसका एड्रेस यहां पर शो हो रहा है, और साथ ही हमारा इंस्टा का पेज भी फॉलो कर लें ताकि फ्री ऑफ कॉस्ट जो भी मटेरियल प्रोवाइड कराए जा रहे हैं आप उनको एक्सेस कर पाए। तो आइए देखेंगे किन टॉपिक्स को आज हम लोग कवर करेंगे। तो सबसे पहला जो टॉपिक है आज वो बटुकेश्वर दत्त जी के बारे में है। सबसे पहला जो टॉपिक है जीएस पेपर 1 से रिलेटेड है। आप लोगों ने भगत सिंह जी के साथ इनका नाम सुना होगा, असेंबली में बम बम फेंका गया था, है ना, उस दौरान आपने रिवॉल्यूशनरी जो पेज पढ़ा होगा उसमें इनका नाम सुना होगा, ठीक है ना। तो जो एक तरीके से गुमनाम जो है एक हीरो की तरह है ये, ठीक है ना, क्योंकि राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम में जितने भी लोगों ने योगदान दिया वो सब हमारे हीरो है। तो इनके बारे में जो है बिल्कुल नॉर्मल सी जानकारी वैसे भी हम लोगों को मिलती है, तो थोड़े बहुत कंटेक्चुअल जानकारी हम लोग अपने पास रख लेंगे कि किन घटनाओं में ये शामिल थे। अगर ये एचएसआरए में थे तो क्या थे, हिंदुस्तान रिपब्लिकन आर्मी में थे तो उसके संदर्भ में देख लेंगे कि क्या है ना। थोड़ी बहुत चीजें जो है इनके बारे में लिख के अपने पास हमको रख लेना है। उसके बाद दूसरा जो टॉपिक है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, रेमिटेंसेस। अब यूएई को सरपास कर दिया है यूएस ने, और भारत जो सबसे ज्यादा रेमिटेंस प्राप्त कर रहा है यूएस से कर रहा है। इसका मतलब यह है कि रेमिटेंस का मतलब समझ में आ रहा है कि जो लोग विदेशों में क्या है आपके कार्यरत हैं वहां से धन अर्जन करके वो भेजते हैं भारत में, ठीक है। तो उसको बोलते हैं इकोनॉमी का कोर पार्ट है, आपका जीएस पेपर 3 का पार्ट ही है, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट हमारा आर्टिकल है वो आईएमएफ से रिलेटेड है। वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ, ये जो वर्ल्ड ऑर्डर के लिए जो इकोनॉमिक एंटिटी है बहुत ज्यादा जो पावरफुल और इंपॉर्टेंट है, उनके बारे में हमको जानकारी होनी चाहिए। तो अभी पाकिस्तान को ये सुविधा दी है ना, इन्होंने एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी की, जो जब बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस हो जाता है या देश की स्ट्रक्चरल जो आपकी प्रॉब्लम है उसके कारण जो है देश फाइनेंशियल क्राइसिस को झेल रहा होता है, तब वहां पर उसको हेल्प की जाती है आईएमएफ के द्वारा। आईएमएफ अपने कोटे के बिहाफ पे वहां पर हेल्प करता है। इसको देखेंगे हम लोग, 3rd पेपर का पार्ट है। इसके बाद 2nd पेपर में भी रख सकते हैं ना, इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स में भी आएगा, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में भी आएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट हमारा आर्टिकल है फार्म लोन वेवर है। यहां पर जो वोट बैंक पॉलिटिक्स के लिए बार बार जो लोन वेवर किया जाता है फार्मर्स का, ठीक है ना, तो उसके कारण जो रियल प्रॉब्लम्स है उनका सॉल्यूशन नहीं कर रहे हैं हम। जो पूरा सप्लाई चेन सिस्टम है आपका एग्रीकल्चर के अंतर्गत, है ना, मार्केट है, इंफ्रास्ट्रक्चर के अंतर्गत जो मार्केट से फार्म की कनेक्टिविटी है, या रिसर्च एंड डेवलपमेंट में फर्क है, या फिर आपके जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर है उससे रिलेटेड स्ट्रक्चरल जो प्रॉब्लम्स है उनको सॉल्व करने की बजाय हम वोट बैंक के लिए अगर लगातार ऐसे ही ऋण बांटते रहेंगे तो यहां पर एक रिपोर्ट आई है कि भैया इसका लाभ जो है छोटे किसानों को नहीं होता, पहली चीज। दूसरी चीज ये है कि इससे कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा, ना तो उत्पादकता बढ़ रही है कृषि में और ना किसानों की हालत ठीक हो रही। तो इसको देखेंगे, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। तो जीएस पेपर 3rd में रख सकते हैं हम लोग इसको। इसके बाद जो नेक्स्ट हमारा आर्टिकल है जस्ट इसी से रिलेटेड ही है, फार्मर्स का इश्यू है, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, डबलिंग फार्मर्स इनकम। तो क्या गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव लिए हैं, क्या नहीं लिए हैं, एक डेटा भी बताया उन्होंने कि किसानों की जो है आय बढ़ी है पहले से तुलना करके, लेकिन महंगाई भी अब बहुत ज्यादा बढ़ गई है। तो जब आय बढ़ती, जैसे आज हम देखते हैं कि 1 लाख रुपए सैलरी 70,000 है, तो 2000 में जिसकी 5,000 रुपए, 8,000, 10,000 सैलरी थी उसी के बराबर हो गई ना बात। अगर इन्फ्लेशन से अलाइन नहीं हो रही है आपकी सैलरी तो इसका मतलब आप दिखाने के लिए तो
आप कमा रहे हो, लेकिन जो कमा रहे हो उसका आप उपभोग कर रहे हो और आपके पास बचत के लिए पैसे नहीं, तो ऑलमोस्ट आप उसी सिचुएशन में हो जिसमें 20 साल पहले खड़े थे। ठीक है ना, तो इसको देखेंगे हम लोग रियलिस्टिक मैनर में। ये भी जीएस पेपर थर्ड का पार्ट है। ठीक है, तो सबसे पहले टॉपिक में हम लोग देखने जा रहे हैं बटुकेश्वर दत्त जी को। बिल्कुल कंटेक्चुअल जानकारी देखेंगे। इनको जो है अभी जो है इनकी डेथ एनिवर्सरी पे जो है इनकी पुण्यतिथि पर याद किया जा रहा है ना, समाचार पत्रों में, इसलिए ये न्यूज में है। तो पहली चीज तो ये कि इनका जन्म जो है वेस्ट बंगाल के पूर्व वर्धमान जो जिला है उसके उरी नामक गांव में 1910 में 18 नवंबर में हुआ था। ठीक, ये रिवॉल्यूशनरी एक्टिविस्ट थे, फियरलेस फ्रीडम फाइटर थे, नॉर्मल सी चीज है। इसके बाद आप देखेंगे कि इनकी जो रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज जो आपके स्टार्ट होती हैं वो टीन एज में ही हो जाती है, जब इन्होंने देखा कि एक अंग्रेज जो अधिकारी हैं, जो ब्रिटिश ऑफिशियल्स हैं, वो एक बच्चे को, जो भारतीय बच्चे को क्रूर पिटाई कर रहे हैं उसकी, है ना, इस तरीके का अत्याचार देख के जो है कानपुर में माल रोड में देखा था इन्होंने। उसी के बाद से जो है ये किशोरावस्था में ही इन जो है आपकी एक्टिविटीज में जो है शामिल हो गए क्रांतिकारी कार्यकर्ता के रूप में। इसके बाद जब एचआरए की स्थापना होती है ना, यही आगे चल के एचएसआरए बन जाएगा, है ना, भगत सिंह के नेतृत्व में। एचआरए जो आपका हिंदुस्तान रिपब्लिकन आर्मी, आजाद जी भी इससे जुड़े हुए हैं। सचिंद्र नाथ सान्याल जी जो है इसके संस्थापक है ना। ठीक है, 1924 में एसोसिएशन के सह संस्थापक रहे ये आपके सचिंद्र नाथ सान्याल भी, आजाद जी भी इसी से रिलेटेड है। तो ऐसे क्रांतिकारियों के संपर्क में ये आए किशोरावस्था में ही, और भगत सिंह के साथ ही जो है ये क्रांतिकारी पार्टी में शामिल हुए, भगत सिंह जी के साथ। अब यहां पर आपको बताएं कि इनके बारे में जो स्पेशल फैक्ट बताया जा रहा है कि 1924 में जब कानपुर में फ्लड आया तो राष्ट्र की सेवा के लिए, देश के लोगों की सेवा के लिए इन्होंने तरुण सिंह संघ का हिस्सा बनने का निर्णय लिया। इन्होंने और भगत सिंह जी ने दोनों ने वॉलेंटरी मतलब स्वेच्छा से और बाढ़ के अंतर्गत जो पीड़ित थे उनको मदद भी किया। ठीक, इसके बाद इन्होंने बताया कि जब हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन में उलटफेर चल रहा था तब बटुकेश्वर दत्त बिहार चले गए और वहां से अपनी गतिविधियों को अंजाम देते रहे। उन्होंने वहां पर वर्कर्स और किसान पार्टी की गतिविधियों में भाग लिया। बाद में कलकत्ता गए, है ना, बिहार गए, कलकत्ता गए। तब तो वेस्ट बंगाल और बिहार लगभग एक ही जैसा आप मान लीजिए, भले ही 1912 में अलग हो जाता है, लेकिन कल्चरल पर्सपेक्टिव में देखेंगे तो बहुत ज्यादा जो है वहां पर मोबिलाइजेशन था लोगों का भी, है ना, इधर से उधर, मतलब बहुत ज्यादा संपर्क था। तो ये पहले जाएंगे कहां पर, बिहार चले जाएंगे, बाद में कलकत्ता, तो वहां से भी अपनी गतिविधियों को संचालित करते रहेंगे। इसके बाद आप देखेंगे कि लाला लाजपत राय जी की मृत्यु और संसद में जो व्यापार विवाद और सार्वजनिक पब्लिक सेफ्टी बिल जो था उसके पारित होने के बाद जब हम उसका क्या कर रहे थे, विरोध कर रहे थे, ठीक है ना, विरोध कर रहे थे, तो केंद्रीय विधानसभा में बम फेंके गए थे, 2 बम फेंके गए थे। तो उसमें भगत सिंह जी के साथ ये भी थे। 1929 8 अप्रैल की घटना है। इसी के लिए फिर बाद में भगत सिंह जी को देखेंगे आप तो फांसी वगैरह की सजा भी होगी। ठीक है, इनको जो है ये बच जाएंगे, बाद में भारत छोड़ो आंदोलन में भी अपना जो है वो क्या करेंगे, योगदान देंगे, हम ना अपनी महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करेंगे। भगत सिंह जी ने जो ये बम फेंका था वो सिर्फ अवेयरनेस के लिए फेंका था, किसी को भी नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं फेंका था, क्योंकि ये आवश्यक था। एक जो है राष्ट्रीयता या जो राष्ट्र की भावना जिसको बोलते हैं, जिसको हम राष्ट्रवाद बोलते हैं, उसको मुखर रूप से बाहर लाने के लिए इन्होंने ऐसा निर्णय लिया जिसके अंतर्गत इनको फांसी भी हुई। और ये हमेशा अमर हो गए, हमेशा के लिए। और बहुत ही ज्यादा स्कॉलर थे, पढ़ने में बहुत ज्यादा अच्छे थे, ब्रिलियंट स्कॉलर थे ये आपके, ठीक है ना। और इन्होंने जो एक ऐसे भी लिखा है, व्हाई आई एम एन एथीस्ट, तो मैं हमेशा बताता हूं कि जैसे हमने पढ़ा तो लोग बोलते थे कि वो नास्तिक थे, वो नास्तिक नहीं थे। उनके लिखने का वहां पर संदर्भ ये था कि जिस समाज में भगवान और धर्म इससे जुड़ी हुई जो रूढ़ियां हैं, जो चीजें हैं, मान्यताएं, उसी के कारण अगर वहां के लोगों का शोषण है तो मैं ऐसे भगवान को नहीं मानता, ऐसा कुछ एसेंस था। और जिस दिन इनको फांसी होने वाली थी उस दिन भी ये जेल में बैठ के बुक पढ़ रहे थे। सोचिए कि मतलब क्या मनोस्थिति रही होगी उनकी, है ना, ये सोच के भी कि उतनी यंग एज में इतना बड़ा डिसीजन और इतना जो है शांत मन से आदमी कैसे तैयार बैठा है कि अब मुझे अब जो है शहीद होना है, मौत को गले लगाना है। ठीक है ना, इनके बारे में पढ़िएगा आप, भगत सिंह जी के बारे में ऐसे भी आपको मिल जाएगा पढ़ने के लिए। अब यहाँ पर जब नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखेंगे कि इनको जब बम बारी के बाद जब जेल में डाल दिया गया तो इन्होंने सबसे लंबा जो है लंबे समय तक भूख हड़ताल किया था आधुनिक राजनीतिक इतिहास में। किस लिए? कि वहां पर कैदियों की जो स्थिति है उसको बेहतर किया जाए, ठीक है ना, इसलिए। इसके बाद इन्होंने रिहाई के बाद जो है क्विट इंडिया मूवमेंट में अपनी मतलब
भूमिका का निर्वहन किया, है ना। छोटा सा नाम है इनका, 4 साल के लिए फिर से जेल में डाल दिए गए थे। और क्रांतिकारी स्वतंत्रता संग्राम के जो सबसे शानदार प्रसंग है उनमें से सिर्फ एक ही में ये शामिल है, लेकिन उसके बाद भी ये आपके इंडिया के फॉरगेटन हीरो है, ऐसा बताया जा रहा है। नॉर्मल सी चीजें हैं, इतनी ही चीजें इंपॉर्टेंट है इनके लिए, ठीक है ना। अब इसके इनमें कभी सेपरेट क्वेश्चन नहीं बनेगा इनके ऊपर। इसके बाद रेमिटेंस से संदर्भित नेक्स्ट आर्टिकल है हमारा। इसमें बताया जा रहा है कि यूएस जो है अब लीडिंग सोर्स बन गया है इंडिया के रेमिटेंसेस के लिए, है ना, प्रेषण के लिए, धन प्रेषण के लिए। जो हालिया रिपोर्ट है आपकी, ठीक है ना, किसकी, आरबीआई की, उसने बताया है कि यूएस ने सरपास कर दिया है यूएई को। उसका कारण है कि खाड़ी देश जो है वो अपने यहाँ के जो निवासी हैं उनको जो है प्राथमिकता दे रहे हैं, उसी के कारण वहां से रेमिटेंस कम हुआ है, ठीक है। और यहाँ पर ये जो रिपोर्ट बताई जा रही है वो भी बताया जा रहा है कि अब जो है सबसे बड़ा देश जो जहां से सबसे ज्यादा प्रेषण आता है वो हमारा यूएस बन गया है, जिसने किसको जो है मतलब सरपास कर दिया है। किसको किया है सरपास? तो यूएई को, है ना, यूनाइटेड अरब अमीरात को। याद रखिएगा ये जो है, ये नहीं याद रखना है हमको कि कितने परसेंट है, ठीक है ना। अब इसके बाद जो है इंडिया जो है वर्ल्ड का लार्जेस्ट जो है रेसिपेंट है रेमिटेंसेस का, है ना, सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता देश है प्रेषण का। ये हमेशा के लिए ये फैक्ट आपको याद भी होगा। और ये किसके द्वारा बताया गया? तो वर्ल्ड बैंक माइग्रेशन एंड डेवलपमेंट ब्रीफ के द्वारा। इसके बाद जीसीसी जो गल्फ कॉर्पोरेशन काउंसिल है, यहां से डिक्लाइन हुआ रेमिटेंसेस, ठीक है ना। वो लगभग जो है 50% था 2016-17 में, तो अबाउट 30% बचा 2020-21 में, है ना। ये एक डेटा बता रहे हैं। उसका कारण भी है क्योंकि वो जो है अपने यहाँ के स्थानिक लोगों को रोजगार वगैरह में क्या दे रहे हैं, प्राथमिकता दे रहे हैं, ठीक है। और इसके अलावा जो वीजा की जो वहां पर अनुमति है उस पर उसको भी थोड़ा जो है स्ट्रिंजेंट किया, उसको और कठोर किया है। ये सब रीजन आप अपने से भी समझ सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर बताया जा रहा है कि महाराष्ट्र जो है ये एक नया ट्रेंड है कि जब यूएस हुआ वहां पर क्या रेमिटेंसेस का सबसे बड़ा सोर्स, तो यहां महाराष्ट्र बन गया टॉप रेसिपेंट, ठीक है ना। किसको उसने पार किया है, किसको क्रॉस किया है? तो केरला को। पहले केरला था। अगर ऐतिहासिक रूप में से देखेंगे तो केरला, तमिलनाडु, ये सदर्न जो कंट्रीज है उनके बहुत सारे जो लोग हैं वो कार्यरत है कहां पर, रोजगाररत है गल्फ देशों में, खाड़ी देशों में। तो जब वहां से रेमिटेंस कम हो गया तो केरला भी पीछे हो गया। अब स्किल्ड जो लोग हैं वो आपकी जो डेवलप्ड इकोनॉमीज है वहां जा रही है, जैसे कि आप देखेंगे यूएस है, यूके है, सिंगापुर है, वहां से सबसे ज्यादा हमको रेमिटेंस आ रहा है, ठीक है। महाराष्ट्र का जो टोटल रेमिटेंसेस में जो आपका रिप्रेजेंटेशन है 35% का है। और यहां पर यही बताया जा रहा है कि सबसे ज्यादा सदर्न कंट्रीज से थे कहां पर लोग, जो आपके खाड़ी देश है ना। तो वहां पर जैसे केरला, तमिलनाडु, कर्नाटक, तो वहां से जब आधा हो गया रेमिटेंस तो इसका भी जो आपका रिप्रेजेंटेशन है वो कम हो गया, ठीक है। और सरपास कर गया कौन? महाराष्ट्र। अब यही बात यहां पर बता रहे हैं कि जो आपके स्किल्ड लोग हैं वो आपके डेवलप्ड इकोनॉमीज में जाके वहां से फिर रेमिटेंस भेज रहे हैं, और वो जो है मुख्य धन प्रेषण स्रोत देशों के रूप में उभरे हैं। अमेरिका, ब्रिटेन, सिंगापुर, ऐसे देशों की ये लोग बात कर रहे हैं। अब इसके बाद यहां पर ये बताया जा रहा है कि जो मिडिल इनकम और जो आपकी लोअर इनकम क्या होती है, कंट्रीज होती हैं आपकी, ठीक है ना, अल्प विकसित और विकासशील भी इसी के अंतर्गत आ जाएंगे। तो उनके लिए एफडीआई के बाद जहां पर प्रत्यक्ष विदेशी निवेश किया जाता है, तो उसके बाद धन प्रेषण का जो धन प्रेषण है वो सबसे बड़ा एक्सटर्नल फाइनेंस या बाह्य वित्त पोषण का दूसरा सबसे बड़ा स्रोत है। मतलब पहला कौन सा हो गया? तो एफडीआई हो गया, वो तो डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट ही होती है। उसके बाद अगर बात करें हम बाह्य वित्त पोषण की, बाहरी वित्त पोषण में, तो दूसरे स्थान पर आता है आपका रेमिटेंस। याद रखिएगा, अच्छा फैक्ट है ये आपका। इसके बाद यहां पर ये बताया जा रहा है कि हमारे यहाँ बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ा कोविड वगैरह में भी, रेमिटेंस में हल्का सा मामूली रूप से उसमें जो है देखा गया था कि हानि हुई थी, है ना, घाटा हुआ था, घटा था थोड़ा सा। 2019 से $548 बिलियन से 2020 में जो है $540 बिलियन हो गया था देश में जो प्रेषण प्रवाह है। तो बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ा था। ये वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट ऑन माइग्रेशन एंड रेमिटेंस के थ्रू बताया गया है। इसके बाद आप देखेंगे कि यहां पर ये बताया जा रहा है कि भारत जो है शीर्ष प्राप्तकर्ता देश बना रहा है अभी तक कुल वैश्विक प्रेषण का 12%, ठीक है। 2020 में 0.2% की मामूली गिरावट हुई थी, 2021 में 8% की हमने वृद्धि भी दर्ज की है। तो बहुत सारे हमारे यहाँ के लोग जो हैं वो कार्यरत हैं, बहुत अच्छी अच्छी पोस्ट में, बहुत अच्छे पोस्ट पर बाहर हैं, देश के बाहर, है ना। तो वो लोग भेजते हैं वहां से रेमिटेंस, ठीक है। और वहां पर ज्यादा अच्छी सुविधाएं मिलती है तो लोग वहां पर जॉब करना पसंद भी करते हैं। आप देखते भी होंगे कि भैया एनआरआई हो गया आदमी, है ना, बाहर रह रहा है। अब इसके बाद जो एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी की बात करेंगे हम यहाँ पर, तो पाकिस्तान और आईएमएफ के बीच जो है यहाँ पर वार्ता वगैरह जो है संपन्न हुई, क्योंकि पाकिस्तान अभी
जो है संकट से जूझ रहा है ना, उसके अपने कर्म है, उसी के कारण जूझ रहा है वो, ठीक है। तो वहां पर यही बताया जा रहा है कि उसको फिर से जो है एक्सटेंड किया है, पहले भी उसको हेल्प कर रहे थे, अब थोड़ा सा एक्स्ट्रा जो है उसको वहां पर फैसिलिटी दी जा रही है, समय सीमा बढ़ाई जा रही है। अब यहाँ पर कोई भी देश जब संरचनात्मक कमजोरी के अंतर्गत क्या चल रहा होता है, वहां पर जो आर्थिक गतिविधियां हो रही होती हैं वो आपकी किसके अंतर्गत चल रही होती है, वहां पर संरचनात्मक कमजोरी होती है, तो अर्थव्यवस्था पर ऋणात्मक प्रभाव पड़ता है, तो वहां पर बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस हो जाता है, ठीक। तो उसको दूर करने के लिए किसकी जरूरत पड़ती है, पूरे स्ट्रक्चर में चेंज करना है, स्ट्रक्चर को स्ट्रेंथन करना है, तो समय चाहिए होता है, तो उसके लिए फिर आईएमएफ जो है एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी प्रोवाइड करती है, ठीक। इसके बाद आप देखेंगे कि आईएमएफ जो है वो लैंडिंग फैसिलिटी किसको देती है, तो अपनी मेंबर कंट्रीज को देती है जो बीओपी क्राइसिस फेस कर रहे होते हैं, है ना, और उसको भी किस बिहाफ में देती है, जो उनका आईएमएफ का कोटा होता है वहां पर उसके हिसाब से देती है, और पहले उसका डेटा भी देखती है कि पास्ट में इसका रिकॉर्ड कैसा रहा है ना। इसका मतलब ये कि स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम है, आपको उसको सॉल्व करना है, तो उसके लिए कुछ समय दिया जाएगा, ठीक। इस तरीके की बात यहां पर की जा रही है। हमारे यहां भी क्राइसिस हुआ था 90 के दौर में, तो हमने भी लिया था वहां से आईएमएफ से ऋण, उसके बाद ही हमने पॉलिसी को फॉर्मुलेट किया एलपीजी को। अब यहां पर बेनिफिट्स बता रहे हैं एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी की, तो सीधी बात है कि जो आवश्यक नीतियां हैं जो संरचनात्मक सुधार को अग्रेषित करेंगी, है ना, उनके लिए जो भी व्यापक कार्यक्रम चलाए जाएंगे उनके लिए पॉलिसी लेवल पे भी ये हेल्प करेंगे, फंड के लेवल पे भी करते हैं, है ना, और समय के हिसाब से भी जो है उनको थोड़ी सी छूट देते हैं पैसे वैसे लौटाने के लिए। अब इसके बाद जो रीपेमेंट पीरियड है वो भी थोड़ा सा लंबा रखते हैं, है ना, मतलब कहने का मतलब ये कि कंपैरेटिव बात कर रहे हैं। इसके बाद यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि ये आमतौर पर माना जाए तो 3 साल के लिए देते हैं, ये जो ब्याज व्याज पे जो लोन देते हैं, लेकिन उसको जो है ज्यादा से ज्यादा 4 साल तक की अवधि के लिए बढ़ाया जा सकता है, ठीक है, और फिर 4.5 से 10 वर्षों में जो है 12 समान अर्धवार्षिक किस्तों में चुकाया जा सकता है। इस तरीके से यहां से जो है उनको हेल्प करने के प्रोविजन बनाए गए हैं, इतना रटने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। इसके बाद यहां पर ये बोला जा रहा है कि ये जो बोरोइंग करता है कोई भी कंट्री, तो वो किसके हिसाब से करता है, तो भैया आईएमएफ देखता है कि उसका रिकॉर्ड कैसा है ना, जैसे क्रेडिट कार्ड के लिए सिविल देखते हैं, लोन के लिए देखते हैं, वैसे इसमें भी देखते हैं कि आपकी रीपेइंग कैपेसिटी कितनी है, ट्रैक रिकॉर्ड कैसा है आपका, ठीक है। उसके अलावा फिर आपका जो भी कोटा रहता है उसकी जो नॉर्मल लिमिट है उसका 145% एनुअली जो रहता है वो आपको वहां पर हेल्प किया जाता है, ठीक है। अब यहां पर जो नेक्स्ट हमारा आर्टिकल है इंपॉर्टेंट है, फार्म लोन वेवर है, नॉर्मल सा है, वही रिपीटेशन है, हमेशा न्यूज में रहता है ये आपका। अभी एक स्टडी आ रही है एसबीआई की, उसने बताया कि भैया जितने भी आप ऋण माफी करते हो किसान की, उसमें से लाभ केवल आधे किसानों को हुआ, 50% लोगों को हुआ है। और यहां पर कहीं ना कहीं ये जो लोन वेवर की स्कीम वगैरह अनाउंस करती है पॉलिटिकल पार्टीज, और हमेशा चुनाव के पहले ही करती हैं, ठीक है, तो उसका मेन रीजन जो उसका निहितार्थ है वही आपका क्या है, भ्रामक है, वो वोट बैंक पॉलिटिक्स है, इसको पॉपुलिस्ट अप्रोच भी बोलते हैं। इससे स्टेट के ऊपर बर्डन आता है, जब स्टेट के ऊपर बर्डन आएगा, बैंक भी तो स्टेट हो गया ना, अब बैंक का मतलब ये आर्टिकल 12 में पढ़ा होगा आप लोगों ने स्टेट की डेफिनेशन। अब आप ये समझिए कि जब जो आपका पैसा कहीं पर सामाजिक अवसंरचना को सशक्त करने में, कृषिगत अवसंरचना को सशक्त करने में लगाया जा सकता था, वो आपने यहां दे दिया, तो वो पैसा कहां से बाहर हो गया, आपके इकोनॉमिक साइकिल से बाहर हो गया, अनप्रोडक्टिव वर्क में चला गया वो, तो एनपीएस भी बढ़ गया वहां पर बैंकों में, तो बैंकों के पास पैसा कम होगा तो वो लोन भी कम देंगे, तो अल्टीमेटली इसके मल्टीप्लायर इफेक्ट है इकोनॉमी पर ऋणात्मक। तो की डेटा यहां पर बताया जा रहा है कि 2022 में जो सबसे पुअरेस्ट इंप्लीमेंटेशन है लोन वेवर स्कीम्स का, है ना, कि जहां पर जो एलिजिबल फार्मर्स हैं उनको कितने लोगों को जो है वहां पर दिया गया, है ना, वहां पर परफॉर्मेंस बता रहे हैं परसेंटेज में। तो जो सबसे खराब प्रदर्शन है, तेलंगाना का 5%, मध्य प्रदेश का 12%, झारखंड का 13%, पंजाब 24%, कर्नाटक 38% और उत्तर प्रदेश 52%, मतलब जितने एलिजिबल थे उसमें से केवल इतने लोगों को ये लोग लोन दे पाए हैं। लोन माफी के अंतर्गत, लोन देने की बात मैं बार बार लोन बोल रहा हूं, बल्कि ये लोन माफी से रिलेटेड है कि जो भी लोन लेते हैं उसको माफ कर दिया जाता है, अब उसके लिए कोई देयता नहीं रहती किसी भी, किसके लिए, किसान के लिए। तो उसका फायदा जो दबंग किसान करते हैं और वो जम से खेती भी करते हैं और फिर उसको भी जो है माफ करा लेते हैं लोन लेके, तो वो एक तरीके का फायदा हो जाता है। तो इस तरीके से एक धंधा जो है अनप्रोडक्टिव वो भी चल रहा है मार्केट में, ठीक। अब इसके बाद यहां पर यह बताया जा रहा है कि
18 में छत्तीसगढ़ और 2020 में महाराष्ट्र द्वारा जो लागू की गई थी ये कृषि ऋण माफी योजना, उसमें जो यहां पर रिप्रेजेंटेशन था या इंप्लीमेंटेशन बोल लीजिए उसको, क्रियान्वयन, तो 100% और 91% था। प्रोडक्टिविटी यहां पर अच्छी है। इसके बाद आप देखेंगे कि 2014 से मार्च 2022 तक लगभग 3.7 करोड़ जो एलिजिबल फार्मर्स थे, उनमें से केवल 50% किसानों को ही ऋण माफी की राशि प्राप्त हुई है। ठीक, तो ऋण माफ हो गया लेकिन राशि प्राप्त नहीं हुई, आधी गबन हो गई। 50% लोगों को मिला, 50% खत्म हो गया, पता नहीं कहां गया उतना पैसा। अब इसके बाद आप देखेंगे कि 2016-17 में भारत ने कृषि ऋण माफी के रूप में जो पैसे खर्च किए थे, 3.1 लाख करोड़ रुपए खर्च किए थे, और वो जीडीपी का कितना परसेंट है, 2.6%। उसका यूज अगर हम ग्रामीण सड़कों को सशक्त करने में या उनको सुधारने में लगाते तो जो उसका बजट है उसका 16 गुना, और या फिर भारत की जो सिंचाई क्षमता है उसको 55% तक बढ़ाया जा सकता था इस फंड से। जीडीपी का 2.6% बहुत बड़ा यहां पर परसेंटेज है। इसके बाद आप देखेंगे कि यहां पर ओवरऑल इंफ्रास्ट्रक्चर में अगर हम डेवलपमेंट नहीं कर रहे हैं और कृषि ऋण माफी कर रहे हैं तो उससे कोई संरचनात्मक सुधार कृषिगत अवसंरचना में नहीं आ रहा है। ये सबसे बड़ी बात है यहां पर। ठीक, अब इसके बाद यहां पर ऋण माफी में होता क्या है कि भैया जो भी बैंक से किसान ने लोन वोन ले रखा है, अब उसकी देयता नहीं रह जाती, उसका कोई उत्तरदायित्व तो नहीं रह जाता, अब वो चुकाने से फ्री हो जाता है। ठीक, अब ये जो किसान कमजोर वर्ग के हैं उनको आवश्यकता भी होती है, क्योंकि जलवायु परिवर्तन के कारण और जो एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस है उनके कारण जो है कृषि जो है लाभ का व्यवसाय नहीं रह गई है। फसलों का विनाश भी हो रहा है, प्रोडक्टिविटी भी कम है, लोगों को जो है अब अट्रैक्ट भी नहीं करता है इस तरीके का प्रोफेशन, है ना। लोग जो है दृष्टि से भी देखते हैं, तो कई सारे रीजन है उसके, सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल, और जो संरचनात्मक कमजोरी, कई सारे रीजन है उसके। तो इनसे बचाने के लिए ऋण माफी दिया जाना चाहिए, पर इससे अच्छा ये है कि इनको कुछ प्रोडक्टिव मैनर में वहां पर पैसे को यूज किया जाए, जैसे कि आपका संरचनात्मक सुधार, आप जो है फार्म टू लैंड, जो आपका फार्म टू लैब है उसकी कनेक्टिविटी को इंश्योर करिए, कृषि सिंचाई योजना, ड्रिप जो है सिंचाई परियोजना, वाटरशेड मैनेजमेंट, है ना, मृदा संरक्षण, सॉइल हेल्थ कार्ड, इन सब चीजों को जो है इंप्लीमेंट करिए प्रोडक्टिव मैनर में उस पैसे का यूज करके, और कैश इंसेंटिव दीजिए ना आप किसानों को अगर उसका परफॉर्मेंस अच्छा है, या उसको एमएसपी वगैरह उस तरीके से हेल्प करिए। ये ऋण माफी कोई उसका विकल्प नहीं है तार्किक आयाम पर। अब इसके बाद यहां पर ये बताया जा रहा है कि कई सारी जो आपकी पॉलिटिकल पार्टीज होती है वो वोट बैंक को अट्रैक्ट करने के लिए भी इस तरीके के ऋण माफी को एक उपकरण के रूप में यूज करती है। अब रैशनल बता रहे हैं तो सीधी बात है कि हमारे यहाँ एग्रीकल्चर की प्रोडक्टिविटी कम है, 50% लोग प्राइमरी सेक्टर में इंडल्ज हैं और उनका जीडीपी में कंट्रीब्यूशन 15% है, तो वही रीजन हो गया। तो कृषि के अंतर्गत बहुत सारे संकट है, उनको जो है आपको कम करने के लिए, संकट के समाधान के लिए इसका यूज किया जाता है, किया जा सकता है। अब उसके बाद यहां पर बता रहे किसानों की आत्महत्या भी बढ़ रही है लगातार, है ना, तो उसके कारण सरकार समर्थन करती है, लेकिन इसको इसका भी काट है, रिपोर्ट आएगी कि इससे किसी तरीके से किसानों की आत्महत्या की घटना कम नहीं हुई है। इसके बाद यहां पर ये बता रहे हैं कि ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज के कारण भी जो एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस होती है उसके कारण भी कृषि पर ऋणात्मक प्रभाव पड़ा, इसलिए भी इनको जरूरत है हेल्प की। ठीक है, इसके बाद यहां पर ये बताया जा रहा है कि जो एग्रीकल्चरल कमोडिटीज है उसमें वॉलेटिलिटी बहुत ज्यादा होती है, होल्डिंग्स वगैरह की भी समस्या है यहाँ पर। ठीक है, तो ये सब समस्याएं इसके पक्ष में तर्क दे रहे हैं, है ना। तो जब हम क्वेश्चन का आंसर लिखते हैं तो दोनों डोमेन में लिखते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव। ठीक, अब कृषि ऋण से रिलेटेड समस्याएं, तो सबसे पहली चीज ये है कि ये तत्काल राहत का एक विकल्प तो हो सकता है, जो आपके डेप्थ के एक विस्कस साइकिल में फंसे हुए हैं आपके किसान, ठीक है, लेकिन लॉन्ग टर्म में ये कभी भी बेनिफिशियल नहीं हो सकता। आप ये समझ लीजिए कि लॉन्ग टर्म में ये कभी बेनिफिशियल नहीं हो सकता, क्योंकि जो कृषि की संरचनात्मक समस्याएं उसका तो सुधार किया नहीं आपने, है ना, कोल्ड स्टोरेज बनाए नहीं आपने, संस्थागत ऋण सिंचाई तक लोगों की पहुंच अभी तक भी पर्याप्त रूप से नहीं है, कनेक्टिविटी की कमी है, वहां पर बाजार तक इंफ्रास्ट्रक्चर की जो जो जरूरतें हैं, प्रोसेसिंग यूनिट्स वगैरह हैं, वो तो आप लोगों ने बनाया नहीं है ना। ठीक है, तो आपको ये समझना है यहां पर कि ये सबसे जो है तार्किक सुधार दीर्घ काल में नहीं देखा जाएगा, है ना। ये तो तात्कालिक सुधार है, एक तरीके से लोन माफी कर दिया आपने, उसको कर्ज से मुक्त कर दिया, अगली बार क्या वो खेती करना छोड़ देगा कि अगली बार इसमें बैठ जाएगा कि फिर से हमको मिल जाएगा लोन। अब ये चीज आपके सोचने के लिए है, ठीक है ना। अब इसके बाद आप देखेंगे कि जो फार्म लोन वेवर है ना, उसमें ये बताया गया एक रिपोर्ट में कि इससे छोटे और सीमांत किसानों को लाभ नहीं होता है, और 86% तो हमारे यहाँ लोग जो हैं 2 हेक्टेयर से कम जमीन है उन्हीं को तो मार्जिनल फार्मर्स बोलते हैं। ठीक, और जो संस्थागत ऋण है उन तक पहुंच केवल 15% छोटे और सीमांत किसानों की। कितना बड़ा डेटा है बताइए,
बहुत बड़ा डेटा है ये। ठीक, इसके बाद यहां पर ये बताया जा रहा है कि ये अल्टीमेटली पूरे देश की इकोनॉमी पर ऋणात्मक प्रभाव डालती है। बिल्कुल ठीक बात है, ठीक है। और इसके कारण ये भी होता है कि कई सारे कैपेबल फार्मर्स भी जो है इस स्कीम का फायदा उठा लेते हैं, बोलते हैं भैया कि जब हमको भी फ्री में मिल रहा है तो हम भी ले लें उसको, तो उसका भी जो अतिरिक्त दबाव किसके ऊपर पड़ेगा, बैंकों के ऊपर पड़ेगा। अब यहां पर ये लोन वोन लेने के लिए जो लोग होते हैं वो अपनी भूमि को क्या करते हैं, विखंडित करते हैं, बांट देते हैं लोगों के बीच में, फैमिली मेंबर्स के, ताकि सभी लोग एलिजिबल हो जाए, सबको लोन मिल जाए वहां पर। इसके बाद यहां पर यह भी बताया गया कि फार्मर्स के सोसाइटी में किसी तरीके का रिडक्शन नहीं देखा गया है। यह आपका एनसीआरबी का डेटा है। कृषि ऋण माफी से आत्महत्या में किसानों की कोई कमी नहीं आया। और अब तो किसान जो आपके विद्रोह कर रहे हैं हथियार लेके, तो कभी किसान जो है वो विद्रोह नहीं कर सकते, ये याद रखिए। ये भी पॉलिटिकल स्टंट है, क्योंकि जो भूमि पर इतनी मेहनत से अन्न उगाता है वो हथियार नहीं चलाता है ना। अब एक्सेप्शनल बात अलग हो सकती है वहां पर, ठीक है। अब इसके बाद जो नेक्स्ट यहां पर पॉइंट है उसमें ये बताया जा रहा है कि बैंकों में एनपीए की प्रॉब्लम बढ़ जाएगी। तो बिल्कुल ठीक बात है, बैंकों में तो बढ़ेगी ना एनपीए की प्रॉब्लम, ठीक है ना। इसके कारण इसके बाद आप देखेंगे कि ये जो क्रॉस सब्सिडाइजेशन है, इसके कारण कृषि में जो पूंजीगत निवेश होना चाहिए, कृषि में जैसे हैवी मशीनरी में, या जो आपका हब एंड स्पोक मॉडल में जो आपने पूरे का पूरा एक इंफ्रास्ट्रक्चर बना रखा था, प्रोसेसिंग यूनिट जहां पर बना रखी थी कि गांव के लेवल पे भी, जिले के लेवल पे भी प्राइमरी प्रोसेसिंग यूनिट, सेकेंडरी और टर्शरी लेवल पे बना रखा था। तो इस तरीके की जैसे मंडी में टेक्नोलॉजी का यूज करना, ई नैम को जो है प्रभावी रूप से इंप्लीमेंट करना, तो यहां पर फोकस नहीं हो पाता, यहां पर फोकस नहीं हो पाता, कृषि ऋण माफी पर ध्यान केंद्रित हो जाता है वहां पर राजनीतिक लाभ लेने के लिए, ये प्रॉब्लम है। इसके बाद आप में देखेंगे कि दीर्घकाल में कहीं ना कहीं समस्या को देश के लिए बढ़ाएगी। श्रीलंका भी ऐसे क्राइसिस में जूझ रहा है, आप देख रहे हैं। तो पॉपुलिस्ट अप्रोच से कहीं ना कहीं देश को लॉन्ग टर्म में घाटा होता है, ये हमको भी समझना होगा और हमारे राजनेताओं को भी। और लोकतंत्र का मतलब ही यही होता है कि अगर आप अवेयर हैं तो आपका गलत फायदा कोई नहीं उठाएगा। तो लोकतंत्र और भीड़ तंत्र में फर्क होता है, रस्तु ने पहले ही बता दिया था, आज भी रेलेवेंट है वो चीज। अब यहां पर यह बताया जा रहा है कि ये देश की वित्तीय स्थिति को ऋणात्मक रूप से प्रभावित करेगा, है ना। 2019 में जो कृषि ऋण माफी का हिस्सा था जीडीपी का 2% था, उसके कारण सरकार पर जो फिस्कल डेफिसिट और जो डेप्ट है वो भी बहुत ज्यादा स्तर पर बढ़ गया उसके कारण भी। ठीक, अब आगे का रास्ता क्या है, तो सबसे पहली चीज पूंजीगत निवेश, सिंचाई से लेके इनपुट से लेके जो जो आपका लगता है इनपुट में, जैसे सॉइल के कंजर्वेशन की बात कर लें, वाटर के कंजर्वेशन की बात कर लें, बीजों की बात कर लें, है ना, केमिकल फर्टिलाइजर की जगह ऑर्गेनाइज जो आपका ऑर्गेनिक जो आपकी खेती उसको बढ़ावा देके, सस्टेनेबल एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस को बढ़ावा देके, जो आपका एग्रोक्लाइमेटिक जोन है उस हिसाब से वहां पर खेती की जाए, सॉइल हेल्थ कार्ड दिया जाए, ये तो इनपुट दे दिया हमने। अब जब उन्होंने उगा लिया तो उसके लिए फसल बीमा योजना कैसी अगर खराब हो जाती है, और अगर उन्होंने उगा लिया है, प्रोडक्शन कर लिया, तो उसकी अच्छी कीमत मिल जाए, उसके लिए मार्केट तक पहुंच, और मार्केट में भी बिचौलियों का क्या करना, वहां पर अंत करना। तो इस तरीके के सुधार करने की जरूरत है, कोल्ड स्टोरेज वगैरह बनाने की, है ना। तो इस तरीके की क्षेत्र में सार्वजनिक निवेश को बढ़ाया जाना चाहिए, ठीक है। इसके द्वारा ही जो है किसानों की आय को दोगुना किया जा सकेगा और उनको सक्षम बनाया जा सकेगा, और कृषि को लाभ का व्यवसाय भी बनाया जा सकेगा। इसके बाद बताया जा रहा है कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में जो भी आपके लूप होल्स हैं उनको भी दूर करने की जरूरत है, उसके लिए मजबूत तंत्र होना चाहिए। उसके बाद जो पीएम किसान योजना जैसी कैश इंसेंटिव स्कीम्स है उनको बढ़ाने पर ध्यान देना चाहिए। क्वेश्चन यहां पर लिखा गया है कि किसानों का कर्ज माफी भिक्षा देने जैसा है। इस कथन के आलोक में कृषि ऋण से जुड़ी समस्याओं को स्पष्ट करें और कृषि संकट को कम करने और किसानों की आय दोगुना करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं सरकार के द्वारा, वो भी आपको बताना है। ठीक, अब यहां पर जो नेक्स्ट आर्टिकल है, लास्ट आर्टिकल है, डबलिंग फार्मर्स इनकम, इसी से लिंक्ड है ये आर्टिकल। तो राशि नमूना सर्वेक्षण जो है हमारा है एनएसएसओ जिसको आप बोलते हैं, उसके अनुसार ये बताया जा रहा है कि जो आपके एग्रीकल्चरल हाउस होल्ड है उनकी जो इनकम है 6,426 रुपए से बढ़ के 10,218 रुपए हो गई 2012-13 से 18-19 में। अब ये प्रूफ कर देंगे कि 22 में डबल होगी, लेकिन आप समझिए कि इन्फ्लेशन का क्या स्तर है मार्केट में। आज क्रूड ऑयल कितने रुपए लीटर है, मतलब पेट्रोल की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। तो आप समझ गए कि यहां पर प्रॉब्लम दूसरी है। अब यहां डेटा से बता के कि इनकम बढ़ी, तो आप ये भी बताइए कि इन्फ्लेशन के स्तर पे आज चीजों की जो वैल्यू है वो कितनी हो गई है। नॉर्मल जो एडिबल ऑयल है, खाद्य योग जो आप ऑयल खरीदते हैं, सब्जियां खरीदते हैं, वो कितनी महंगी हो गई। तो किसी परिवार की इतनी आय से क्या उनका भला हो पाएगा?
आप खुद सोचिए, फिर भी है डेटा, फिर भी हम लोग देखेंगे यहाँ पर कि डबलिंग करने के लिए फार्मर्स की इनकम गवर्नमेंट ने क्या क्या इनिशिएटिव, तो योजना तो भरी पड़ी है हमारे यहाँ। सरकार ने जो है किसानों की आय को दोगुना करने के लिए उनसे रिलेटेड क्या मुद्दे हैं, कहां पर काम किया जाना चाहिए, इसके लिए एक रणनीतिक स्तर पर एक मंत्रालय समिति के गठन किया था, अंतर मंत्रालय समिति 2016 में। ठीक है, तो इंटर मिनिस्ट्रियल इसीलिए किया गया ताकि कोऑर्डिनेशन से वहां पर जो है हेल्प से सारी मिनिस्ट्रीज से बात करके इनके लिए जो है इंप्लीमेंट किया जाए क्या अच्छी से अच्छी नीति, ताकि जो इनकी आय है उसको दोगुना किया जाए, कृषि के व्यवसाय को लाभ का व्यवसाय बनाया जाए। अब इन्होंने अपनी रिपोर्ट सौंप दी 2018 में, है ना, नीतियां, सुधार, कार्यक्रम क्या क्या जो है वो बता के उन्होंने छोड़ दिया। उसके जो है 7 मेजर सोर्सेज भी वो देखेंगे हम लोग। ठीक है, तो आप यहां पर समझिए कि जो 7 मेजर एरियाज हैं, ये वही एरियाज है जहां पर काम करने की आवश्यकता है। सबसे पहले क्रॉप प्रोडक्टिविटी, आप एग्जांपल देखिए, प्रॉब्लम है पंजाब, हरियाणा, हरित क्रांति प्रदेशों में कि जितना वहां पर उत्पादन हो रहा था अब उतना नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि कैरिंग कैपेसिटी से ज्यादा दोहन, केमिकल फर्टिलाइजर का बहुत ज्यादा वहां पर यूज, ओवर इरिगेशन, उससे क्या हुआ, लीचिंग की प्रॉब्लम, न्यूट्रिएंट्स जो हैं वहां पर रिस्क के चले जाते हैं नीचे। उसके बाद वहां पर जब बायो एक्यूमुलेशन और बायो मैग्निफिकेशन, आप देखते हैं कि जो केमिकल फर्टिलाइजर में जो भी आपके केमिकल्स हैं वो नीचे जमीन में गए, जमीन से पानी में घुल गया, पानी से घुल के फिर वो जहां पर भी मानव जीवन के ट्रॉपिक साइकिल में, पोषण चक्र में आ जाएंगे, तो कहीं ना कहीं वो कार्सिनोजेनिक रीजन भी बनेंगे। समझ रहे हैं आप? और एक ही तरीके की मोनोक्रॉपिंग, गेहूं, धान, ठीक है, जहां पर गेहूं की खेती की जानी चाहिए वहां धान उगाया जा रहा है, चावल उगाया जा रहा है, क्योंकि रेट ज्यादा है। इसके कारण क्या हुआ, क्रॉप प्रोडक्टिविटी में क्या हुआ, डिक्लिनेशन देखा गया, डिक्लाइन देखा गया। इसीलिए इंप्रूवमेंट करना कहां पर, प्रोडक्टिविटी पर, क्रॉप के। दूसरा, मिक्स्ड फार्मिंग, मोनोकल्चर। अब ये सीजनल जो है आपका क्या है, एम्प्लॉयमेंट है एक तरीके से, सीजनल एक तरीके से क्या है, बिजनेस भी है ये। ठीक, आप समझिए यहां पर क्या बताया जा रहा है कि सीजनल है। अब अगर सीजनल है ये, तो भैया सीधी बात है कि इसमें एक काम करते हैं, एनिमल हस्बेंड्री को मिक्स कर देते हैं, तो लाइफ स्टॉक प्रोडक्टिविटी पे भी ध्यान देना है वहां पर, और डाइवर्सिटी पे भी ध्यान देना है। ठीक, उसके अलावा यहां पर यह बोला जा रहा है कि जो रिसोर्सेज हैं उनका यूज एफिशिएंट मैनर में किया जाए, ठीक है, और उनको एक तरीके से सेव किया जाए एफिशिएंट मैनर में काम करके, तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है वो कम हो जाएगी। इसके बाद क्रॉपिंग इंटेंसिटी को बढ़ाना है, हाई वैल्यू क्रॉप की तरफ जो है डाइवर्सिफिकेशन करना है। ठीक है, इसके बाद जो किसानों को मिलने वाले जो वास्तविक मूल्य हैं उसमें सुधार करने की आवश्यकता है ना। ठीक है, कि जो उनको आय हो रही है वो जो है अच्छे स्तर पर हो, है ना, मंडी वंडी जो बना रहे हैं हम लोग। इसके बाद आप देखेंगे कि जो अधिशेष जनशक्ति, जो सरप्लस मैन पावर है, जो डिस्कस्ड अनएम्प्लॉयमेंट आप लोग सुनते हैं, प्रचंड बेरोजगारी, तो जहां एक खेत में काम 2 लोगों का होता है, पूरे परिवार के 6 लोग बच्चे कर रहे होते हैं, तो 4 लोग तो वहां पर क्या शून्य, उनकी जो सीमांत उत्पादकता है शून्य है, इसी को बोलते हैं मार्जिनल प्रोडक्टिविटी 0 है। तो उसको हम यूटिलाइज करेंगे, सरप्लस जो मैन पावर है, और उसको कहीं प्रोडक्टिव मैनर में लगाएंगे और नॉन फार्म ऑक्यूपेशंस में उनको इंडल्ज कराएंगे। ठीक है ना, ये 7 एरियाज इन्होंने देखे। अब जो है सरकार ने क्या क्या कदम उठाए, तो यहां पर फॉर्मेशन और प्रमोशन था, है ना, 10,000 फार्मर्स जो प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन है उनके साथ जो है ना, उनका गठन करना, प्रचार करना, और आवश्यक वित्तीय सहायता जो है वहां पर दिया गया था, है ना। ठीक, तो एफपीओ को लाए हम, ठीक है, उनके तहत जो है उनका गठन किया गया, और आत्मनिर्भर पैकेज लाए, तो लोगों को हेल्प की, किसको, कृषकों को। इसके बाद 100,000 करोड़ का जो एग्रीकल्चरल इंफ्रास्ट्रक्चर फंड है उसके माध्यम से कृषिगत जो बुनियादी ढांचा है उसको सशक्त करने पर ध्यान दिया गया। पीएम किसान के अंतर्गत जो सप्लीमेंट्री आय का एक माध्यम उसको सशक्त किया गया। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत फसल बीमा किया गया वहां पर। ठीक, इसके बाद आप देखेंगे कि जो आपकी नई प्रोक्योरमेंट पॉलिसी लाई गई, है ना, पीएम आशा स्कीम भी देखते हैं आप, एफसीआई ऑपरेशंस के साथ ये भी एक एडिशन है। ठीक है, अब ये सब आप लोगों को पता होगा, कोर पार्ट है, अब आप लोगों को ये रिवाइज भी करना है। ठीक है ना, कि जो आपका एमएसपी होता है वो क्या होता है, मिनिमम सपोर्ट, कम से कम सहायता। क्यों? क्योंकि जोखिम रहता है कृषि के अंतर्गत कि भैया उत्पादन किए, कोई खरीदा नहीं, तो कम से कम हम ये इंश्योर करते हैं, सरकार जो है ये इंश्योर करती है कि इतने पैसे में हम ले लेंगे, तो किसान को एक मोटिवेशन रहता है उगाने का, तो कल्याणकारी आयाम है एक तरीके से ये। ठीक, इसके बाद आप देखेंगे कि किसान क्रेडिट कार्ड जो स्कीम थी उसके लिए पहले केवल एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन के लिए दिया जाता था, अब डेयरी और जो फिशरीज से रिलेटेड फार्मर्स हैं उनको भी जो वहां पर ऋण प्रदान किया जाएगा। इसके बाद सस्टेनेबल एग्रीकल्चर के लिए मिशन है हमारा, है ना। उसके बाद आप देखेंगे कि आप ये भी देखेंगे ना कि टेक्नोलॉजीज का भी यूज किया जा रहा है। जैसे आप देखिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में ड्रोन वगैरह का यूज किया जा रहा है ना। तो डिजिटल जो है प्रौद्योगिकी उसका भी यूज किया जा रहा है लगातार।
ठीक, तो इसका मतलब ये कि इन क्षेत्रों में सरकार काम कर रही है। इसके बाद आप देखेंगे तो कई सारे मिशन हैं, जैसे आपकी नीली क्रांति है ना, ब्याज इंटरवेंशन स्कीम है, कृषि वानिकी है, एग्रो फॉरेस्ट्री जिसको बोल रहे हैं आप, मधुमक्खी पालन है, राष्ट्रीय गोकुल मिशन है ना, पुनर्गठित राष्ट्रीय बैम्बू मिशन है, नई पीढ़ी के वाटर शेड मैनेजमेंट के जो आपके गाइडलाइंस है वो है। तो इन सब का आप जिक्र कर सकते हैं, बहुत सारी योजनाएं हमारे यहाँ चल रही है ना। लेकिन जो अभी मेन प्रॉब्लम है उसको अभी तक जो है एड्रेस नहीं किया गया है मैक्सिमम जगह। अब पहले सरकारें केंद्र में सरकार के लिए और राज्य में परेशान रहती थी, अब तो आपके थर्ड ईयर के चुनाव में भी सब लोग वहीं व्यस्त रहते हैं। तो 5 साल जो सरकार की प्रभाव उत्पादकता है वो चुनाव प्रचार में चली जाएगी, तो लोगों के लिए कब काम किया जाएगा। हम सीख नहीं ले रहे कि लगातार क्राइसिस से हमारा पड़ोसी देश श्रीलंका चला गया, अभी चाइना भी रियल एस्टेट के क्राइसिस से जूझ ही रहा है, तो हमको कहीं ना कहीं काम करने की आवश्यकता है। ठीक है ना। अब ये क्वेश्चन जो है आप प्रैक्टिस के लिए दिया गया है, आप लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस जो कर रहे हैं, अगर आप कर रहे होंगे, मुझे पता है कि आप लोग बहुत समझदार हैं, मैच्योर हैं, तो आप लोग पन्ने पे कर रहे होंगे, लेकिन मैं चाहता हूं कि कुछ पॉइंट्स में ही सही, लेकिन यहां पर भी कमेंट बॉक्स में आप लोग किया करिए, उसी से हमारी पूरी टीम को मोटिवेशन मिलता है। इसके बाद आगे की ओर चलेंगे हम लोग, ठीक है। और ये क्वेश्चन भी सेम है कि किसानों की इनकम डबलिंग के लिए जो भी सरकार की रणनीति है उसको स्पष्ट कीजिए। इसके बाद जो नेक्स्ट फेज हमारा एमसीक्यू से रिलेटेड है, पहला जो एमसीक्यू है, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी से रिलेटेड इनकरेक्ट ऑप्शन को पिक करना है। तो सबसे पहला ये कि अपेक्स स्टैट्यूटरी बॉडी है ये डिजास्टर मैनेजमेंट इन इंडिया के लिए, है ना, आपदा प्रबंधन के लिए सर्वोच्च वैधानिक नियम है। क्यों? क्योंकि 2005 के एक्ट से लाया गया है। जो दूसरा स्टेटमेंट है कि डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 के थ्रू लाया गया, दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। तीसरा ये कि किसके अंडर ये फंक्शन करता है, कौन सी मिनिस्ट्री, तो होम अफेयर्स के अंतर्गत करता है। एनडीआरएफ वगैरह के बारे में आप लोगों को पता होगा। ठीक, इसके बाद इसका हेडक्वार्टर कहां है? दिल्ली में है, न्यू दिल्ली में। तो चारों स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? क्योंकि गलत पूछा जा रहा था तो कोई भी गलत नहीं दिया, नन ऑफ द अबव हो जाएगा। सारे के सारे जो ऑप्शंस है वो सही है। इसके बाद जो नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष के बारे में स्टेटमेंट है, बताना कौन सा ट्रू है। तो पहला ये कि इसको स्टैब्लिश किया गया 1948 में, बिल्कुल ठीक है। दूसरा जो स्टेटमेंट है कि इसमें जो डिसबर्समेंट किया जाता है फंड का, वो किसके अनुमोदन से किया जाता है, नाम से ही समझ में आ रहा है, प्रधानमंत्री जी के। तो भुगतान जो आपका प्राइम मिनिस्टर के द्वारा किया जाता है, यहां पर भुगतान, ठीक है ना, अप्रूवल दिया जाता है कि ये पेमेंट किया जाना है। दूसरा स्टेटमेंट भी बिल्कुल ठीक है। तीसरा किसको किया जाता है, तो जो भी प्राकृतिक आपदा में जिन लोगों की मृत्यु हो गई है उनके परिवार को तत्काल राहत प्रदान करने के लिए किया जाता है। तीसरा स्टेटमेंट भी ट्रू है। और लास्ट स्टेटमेंट है कि इसको किसी तरीके का बजटरी सपोर्ट प्राप्त नहीं होता। चारों स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है और सही ही पूछा जा रहा था, तो इसका आंसर आपका ऑल ऑफ द अबव सी हो जाएगा। इसी के साथ आज के वीडियो को यहीं पर विराम देंगे, नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। तब तक लगातार जबरदस्त तरीके से पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक।